हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस से, जो हमारा बिहार बोर्ड का जो क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा ये कई बार पूछा जा चुका है, मैं डेट के साथ आपको दिखाऊंगा, ठीक है जी हाँ। तो आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखिए ये टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो 1000 से भी ऊपर होगा और ये करीब से करीब हमारा 2.5 घंटा तक जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा है। तो आई होप कि इस वीडियो को आप देखिएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। जो कल हमारा जो सोशल साइंस 16 फरवरी को जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, सारे बच्चों के पास शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे आपका ही आवेगा, मैं 100% आपको लिख कर रहा हूँ कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव कल नहीं छूटेगा, 100% नहीं छूटेगा। बस आप खाली इसको याद कर लीजिए, नज़र में खाली लगा दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव आवे तो ऐसा टिकट आपको मारना ही पड़ेगा वहाँ, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो का स्टार्ट, ठीक है। तो देखिए पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये आपका 2014 में पूछा है। देखिए 2014 में पूछा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर खा वाला देखिए आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दूसरा कह रखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। तो आपका ऑप्शन के अनुसार जो राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई थी, ठीक है ना। यानी कि सारे बच्चे 2 को ए मारेंगे, ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 का आपका क्वेश्चन कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। अभी जस्ट वही जो प्रीवियस में पूछा था। तो जर्मन राइन का जो निर्माण जो किया कौन था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा के बाद चौथा ना, सॉरी, देखिए चौथा में आपका कहता है जी कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः, ठीक है ना, स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर खा होगा, यानी कि बी, यानी कि बुर्बो वंश के द्वारा, बुर्बो वंश जो था उसके द्वारा वियना कांग्रेस को पुनः से स्थापना कर दिया गया था, ठीक है बच्चों। तो आपका 4 का राइट आंसर सारे बच्चे बी को लगाइएगा, खा को राइट आंसर मारिएगा, ठीक है ना, वरना कल आपको दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था। देखिए जब इटली और जर्मनी के एकीकरण हो रहा था तो कौन सा, ठीक है, देश उसके विरुद्ध था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी द राइट। सारे बच्चे गा मारेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपका कल आ सकता है 16 फरवरी को, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए 6 में आपका क्या रखा है ना कि बिजली का संबंध निम्नलिखित में किस संगठन से था। तो आपको सबको पता ही होगा, ये नहीं पता होगा तो क्या आपको पता होगा जी। तो बिजली का संबंध जो था वो कार्बोनारी से था। तो सारे बच्चे डी मारेंगे, घा का ऑप्शन, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि जालवेरिन एक संस्था थी। बताइए जालवेरिन किस चीज़ का एक संस्था थी। तो आपको पता होना चाहिए, व्यापारियों की एक संस्था थी। सारे बच्चे ए मारेंगे, राइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। 7 के बच्चों याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है 8 में कि 1829 के एड्रियो नोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों। 1829 की, ठीक है ना, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो बच्चों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, खा हो जाएगा। सारे बच्चे बी को मारेंगे, तुर्की के साथ हुआ था जी, याद रखिएगा, आपको तुर्की आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे आते हैं 9 में। 9 में आपका क्या रखा है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनुअल ने किस पद में नियुक्त किया था। तो बच्चों यहाँ पर सबको आपको पता होगा, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी इज़ द राइट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रखा है 10 में कि
गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? देखिए ये आपका 2012 में 2014 में ये पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो सबको पता है नाविक थे, ठीक है ना। क्या थे? नाविक था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। फटाफट देखते जाइए। देखिए 11 का कहता है कि इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते थे? बताइए। तो इटली और जर्मनी था वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट हो जाएगा बच्चों यूरोप। यूरोप इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सारे बच्चे बी को ध्यान रखिएगा, कल आपका आएगा तो कुछ भी हो सकता है जी, याद रखिएगा। चलिए 12 का देखिए, 12 का रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है जी। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। बिस्मार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सारे एक नज़र आपको देखने की जरूरत है यहाँ पर ही, ठीक है। चलिए आगे आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्या कहता है। देखिए 13 में आपका क्या रखा है ना कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान, ठीक है ना, प्रेरणा स्रोत रहा है? तो बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनान। यूनान इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यूनान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट बच्चों, याद रखिएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा यूनान, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे 14 में आपका क्या रखा है कि बीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? तभी जस्ट बताए थे। तो बीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस के किस वंश, बताइए। तो बुर्बो वंश बताए थे ना, अभी पिछले जस्ट बताए थे। तो आपको इस रूप में भी पूछा जा सकता है, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश वाला, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट। 1871 में आपका फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद रखिएगा। सारे बच्चे ए पर मारेंगे। आगे आओ, आगे देखो। कहता है 16 में कि किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण में पूरा हुआ है? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा सिडॉन। ये जो सिडॉन का जो युद्ध हुआ था, इसी के समय एक क्या हुआ था, हमारा जर्मनी का एकीकरण हो गया था, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे बच्चों देखते जाओ। आगे आपका क्या रखा है 17 में कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बच्चों, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों याद रखिएगा जो यंग यूरोप की जो स्थापना किया था वो हमारा मेजनी ने की थी। तो मेजनी आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। मेजनी इज द राइट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। यंग यूरोप की स्थापना ये आपका कल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे आते हैं, ठीक है ना। मेजनी ने किया था यंग इटली का, याद रखिएगा। आगे 19 में कहता है कि सिडॉन का युद्ध कब हुआ था? बताइए सिडॉन का युद्ध कब हुआ था? तो बच्चों याद रखिएगा 1870 में। और फ्रैंकफर्ट की कभी क्या बताएं 1871 में, ठीक है ना। वो फ्रैंकफर्ट था, ये हमारा सिडॉन का युद्ध था। सिडॉन का युद्ध 1870 में हुआ था, याद रखिएगा। चलो आगे आ जाओ बच्चों। आगे देखिए 20 में क्या रखा है आपका कि यहाँ पर कि सन 1870 में फ्रांस और फ्रांस के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए जो 1870 में जो सिडॉन का जो युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में, वो कहाँ हुआ था? तो बता सकते हैं आपको यार, सिडॉन का युद्ध सिडॉन में नहीं हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। सिडॉन का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 में हुआ था, अभी जस्ट बताएं। चलिए 21 में देखिए, 21 में आपका क्या रखा है ना कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी। यूरोप का मरीज हमेशा तुर्की को कहा जाता है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए आगे आते हैं। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? बताइए मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिक का जो पतन हुआ था बच्चों वो मार्च 1848 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट हो जाएगा। मेटरनिक का पतन, ठीक है ना, मार्च 1848 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं बच्चों, दूसरा चैप्टर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। रूस में जार का अर्थ होता है क्या? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट, यानी कि राजा जिसको बोला जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 2 में क्या कहता है। 2 में क्या रखा है आपका कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए जर्मनी में हुआ था कि नहीं? ये आपका 2011-15 में पूछा है, देख लीजिए यहाँ पर देखने की चीज़ आपको। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में। तो सारे बच्चे खा मारेंगे जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो कौन सी राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कल आपके साथ कुछ भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। पूरा का पूरा दम एक नज़र में हम लोग देख रहे हैं।
चलिए 3 में कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, बता सकते हैं जी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, किस देश में, बता सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रूस में। रूस में सबसे पहले साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं बच्चों। आगे कहता है कि 1917 में जो पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है ना जी, बताइए। अक्टूबर की क्रांति 1917 में, ठीक है ना, 1917 में कि पहली जो रूसी क्रांति थी उसको किस नाम से जाना जाता है जी, तो अक्टूबर की क्रांति ना। तो याद रखिएगा आपका जो राइट हो जाएगा बच्चों, खाब का राइट हो जाएगा, फरवरी की क्रांति नहीं, ठीक है ना। तो रूस की क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप लोग बताइए कौन सा होगा, कमेंट्स करके भी बताइए, ठीक है ना। आपको अगर पता हो तो 1917 में कौन सी क्रांति के नाम से जाना जाता था, तो अक्टूबर की क्रांति ना। चलिए आगे आते हैं बच्चों। आगे देखिए, आगे आपको देखने की ज़रूरत है। देखिए आगे आपका कहता है 5 में कहता है कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा, लेनिन ने किया था। लेनिन ने आपका, ठीक है ना, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था बच्चों। राइट आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। 6 में कहता है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बता सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नवंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नवंबर, याद रखिएगा। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, खाप का राइट आंसर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं। ये आपका तो कल आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था, बताइए। तो लाल सेना का जो गठन किया था वो आपका टटस्की ने किया था बच्चों, याद रखिएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था, टटस्की। राइट आंसर आपका बच्चों सी द राइट हो जाएगा 7 का। चलिए फटाक सुन देखते जाइए दम। कहता नहीं बोल्शेविक सरकार का अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में बेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के साथ की थी, बताइए। तो आपका 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। 9 में कहता है वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की, बताइए। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। वार एंड पीस पुस्तक की रचना किसने की थी, तो सबको पता होगा कि टॉल्स्टॉय ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बच्चों। चलिए आगे देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, बताइए जरा। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई वो 1924 में हुआ था, याद रखिएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, सारे बच्चे डी पर जाएंगे, क्लियर। चलिए आगे आते हैं। आगे कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, बताइए। आपको तो पता है कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, बताइए। तो जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 ही ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में। राइट आंसर बच्चों खा, यानी कि बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं 12 में कहता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कार्ल मार्क्स ने कहा था, बी इज द राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कहता है आपका 13 में कि वैज्ञानिक, ठीक है ना, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, बता सकते हैं आप लोग। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खा, यानी कि कार्ल मार्क्स ने किया था, याद रखिएगा। ये आपका 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सामने, ठीक है ना। चलिए 14 में आपका कहता है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया था, बता सकते हैं। तो बच्चों आपको जो राइट आंसर हो जाएगा घाई द राइट, डी ऑप्शन हो जाएगा, दास कैपिटल को कहा गया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 में कहता है कि रूस के संसद का क्या नाम था, बता सकते हैं। रूस के संसद का क्या नाम था बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ड्यूमा कहा जाता था, याद रखिएगा। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं 16 में द मदर के लेखक कौन है, द मदर के लेखक कौन है जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की इज द राइट आंसर हो जाएगा। द फादर के लेखक था बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हिंद चिन्ह वाला में चैप्टर में हिंद चिन्ह में कौन कौन से देश शामिल थे, बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कल भी आपको सामने आ सकता है, ठीक है ना। तो हिंद चिन्ह के अंतर्गत कौन कौन से आते थे, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों, सी द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस जो था वो हिंद चिन्ह के अंतर्गत आता था, याद रखिएगा। चलिए दूसरा में क्वेश्चन में आपको देखने की जरूरत है, हिंद चिन्ह में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था।
क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाता है क्लोन। क्लोन कहा जाता था। आपको याद रखने की बहुत ही ज़रूरी है, कल के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद चीन में बसने वाला को क्लोन कहा जाता था, फ्रांसीसी वाला व्यक्तियों को। चलिए आगे आता है कि नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। ऑप्शन नंबर आप बता सकते हैं कौन सा होगा राइट जी। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे। तो बच्चों याद रखिएगा, सबसे जो राइट आंसर होगा आपका कंबोडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों, कंबोडिया। कंबोडिया इज द राइट, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला कहता है कि अकोरवांड का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए कब कब पूछा है, 12 में पूछा है, फर्स्ट सिटिंग में, सेकंड सिटिंग में पूछा है, और 2015 में भी पूछा है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको देखने की जरूरत है, आपको कल भी आ सकता है ये वाला, ठीक है ना। तो बता सकते हैं कि अकोरवांड का मंदिर कहाँ स्थित है जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कंबोडिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा कंबोडिया इज द राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे कहता है आपका 5 में कहता है ना कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ ने, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 में कहता है होवो हावो आंदोलन किस प्रकृति का था। बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। होवो हावो आंदोलन किस प्रकृति का था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। बता सकते हैं हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा बच्चों। 2016 में पूछा गया, बस ध्यान से देखते जाओ, फटाफट देखते जाओ, ठीक ना। चलिए आगे 8वां में कहता है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। देखिए ये जो हनोई जो समझौता है, अगर ये आपको आ भी सकता है कल सब्जेक्टिव में, हनोई समझौता सब क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा ये मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, ठीक है ना, जिसे हनोई समझौता कहा गया था। कब हुआ था हनोई समझौता। तो 1946 में, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं 9 में। 9 में कहता है कि वियतनाम में टोकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। बताइए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1910। 1910 आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने, ठीक है ना, एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम, ठीक है ना, युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। बता सकते हैं। तो बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रसेल। रसेल एक ऐसे, ठीक है ना, व्यक्ति थे जिन्होंने, ठीक है ना, क्या किया था, अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा रसेल। रसेल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। गैस जिसको बोलते हैं आपको पता ही होगा। 11 में देखिए हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों। हिंद चीन क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध का समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, निक्सन। निक्सन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निक्सन इज द राइट आंसर बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 12 में कहते हैं वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। तो बच्चों का जो राइट आंसर हो जाएगा फाइफो। फाइफो इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट बच्चों, याद रखिएगा। चलिए फटाफट देखते जाइए, आगे देखते हैं। आगे कहता है आपका कि वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। अभी जस्ट बताए थे क्लोन। फ्रांस में रहने वाले, ठीक है ना, सॉरी, वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, क्लोन कहा जाता था। जो हिंचिन के करके भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। चलिए हनोई समझौता कब हुआ था बताएं। तो 1946 में हुआ था, ये तो पता आपको 1946 में हनोई समझौता हुआ, लेकिन कब हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1946 आपका राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हनोई समझौता जो 1946 में 6 मार्च 1946 को हुआ था। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। 15 में कहता है कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। बताइए कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। तो बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1954 हो जाएगा। 1954 इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है। देखिए कहता है 16 में कि दियन वियन फू की युद्ध किसकी हार हुई थी। बताइए जब दियन वियन फू की युद्ध हुआ था तो याद रखना फ्रांस की हार हुई थी, ऑप्शन नंबर सी द राइट। सारे बच्चे सी पे मारेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था जी। ये 2011 में पूछा गया आपका है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। चलो ठीक है, अगला देखो कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और
और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 1930 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सारे बच्चे मारेंगे। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो टोटल जो 1000 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी से आवेगा, इससे हट कर आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। बस आपको एक नज़र खाली देखने की ज़रूरत है। कल जो एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को, ठीक है ना, बस एक नज़र देख लो, बहुत ही वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या रखा है 3 में कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? देखिए जी, भारत के जो खिलाफत आंदोलन हुआ था सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 1920 ईस्वी में हुआ था खिलाफत आंदोलन, और ये तुर्की देश के समर्थन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो चौथा हम देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ था? तो बच्चों 1925 में, ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट हो जाएगा। ये 2012 में पूछा था। आगे देखो 5 में कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली की महिलाओं ने इस आंदोलन में क्या किया था? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, यानी ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है जी, बस आपको ध्यान से देखना। चलो आगे देखते जाओ, फटाफट देखते जाओ। कहता है रामपा विद्रोह कब हुआ? देखिए रामपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। सारे बच्चे 1916 ही मारेंगे आवेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ये 2016 और 2000 ठीक है ना 14 में पूछा गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता होगा जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। सारे बच्चे ए मारेंगे। 8 में कहता है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सारे बच्चे बी पर मारेंगे। 9 का क्वेश्चन क्या कर रखा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिनियम में पारित की गई थी? तो 1929 को लाहौर में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर सी द राइट बच्चे। चलो देखो आगे देखो, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 का कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? अब असहयोग आंदोलन बोल दिया है तो बच्चा ये जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता, ठीक है ना, सितंबर 1920 कलकत्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11 में कहता है कि किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता था? तो देखो जो तुर्की जो देश है उस देश के जो शासक थे उसको खलीफा कहा जाता है। तो बच्चों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट, तुर्की द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, हिंद स्वराज किनकी रचना है? तो बच्चों हिंद स्वराज की रचना वो महात्मा गांधी के थे। सारे बच्चे ए पे मारेंगे, ठीक है ना। आगे 13 चौरा चोरी हत्याकांड कब घटित हुआ? चोरी चौरा हत्याकांड, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द राइट, 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। सारे बच्चे ए पर जाएंगे, फटाफट देखते जाओ और समझने की कोशिश करो, ठीक है ना, इससे आपका बाहर आ ही नहीं सकता है। कहता है 14 में कि साइमन आयोग भारत कब आया था? तो साइमन आयोग जो भारत आया था बच्चों वो फरवरी 1928 को आया था, 1928 के। सारे बच्चे बी पर मारेंगे। साइमन आयोग कब आया था भारत? तो फरवरी 1928, बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे देखो, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना जो समझौता हुआ था जी वो कब हुआ था बता सकते हैं? तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था जी। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 26 सितंबर 1932 इज द राइट। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 16 में क्या रखा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? अभी जस्ट बताए थे तो 1929 के लाहौर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। 17 में कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 2016 में पूछा गया। तो बच्चा सारे बच्चे मारेंगे डी, 1920 में। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, बस देखते जाओ बस, ठीक है ना। आगे औद्योगिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। सारे बच्चे बी पर मारेंगे, खा पर। इंग्लैंड की जगह आपका ब्रिटेन भी आ सकता है। तो औद्योगिकरण कहाँ हुआ था बच्चों? तो इंग्लैंड में हुआ था, बस देखते जाओ ध्यान से। आगे 2 में कहता है कि वाटर फ्रेश आविष्कार किसने बनाया था? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है सैमुअल क्रैप्टन। सैमुअल क्रैप्टन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। सारे बच्चे डी पर जाएंगे। 3 में आ जाओ, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1910 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए द राइट बच्चों, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, चौथा में कर रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? बता सकते हैं? तो आपका जो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 आपका राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुआ था। 5 में कहता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। तो 2014 में पूछा गया, देख लीजिए। जमशेदजी जो टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना जो किया था 1907 में किया था। सारे बच्चे बी पर मारेंगे, फटाफट देखते जाओ। अगर आपको ये सब पता है तो वीडियो को स्पीड करके फटाफट देखते जाओ, क्योंकि समय आपके पास कम है और टोटल 1000 आपके पास में वीडियो को मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सिर्फ इस वीडियो में, जो इसी से आगे इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना। 6 में कहता है आपका क्वेश्चन कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया। तो सबको पता है जी, हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों। 7 में आपका कह रखा है कि औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था। तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। सारे बच्चे बी पर मारेंगे। जब हमारा देश में औद्योगिकीकरण हुआ आया तो सबसे ज़्यादा कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते तो उस पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट सारे बच्चे मारेंगे। 8 में क्वेश्चन कर रखा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माल विश्व विख्यात था, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि सी द राइट हो जाएगा। ढाका का मलमला आपका ज़्यादा यहाँ पर विश्व विख्यात था, जो घरेलू उत्पादक था, ठीक है ना। आगे आओ, आगे 9 में कहता है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। तो जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखना। सारा मैं उत्तर तक मैं दे दिया हूँ। आगे 10 का देखो, 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो सबको पता लंदन में। देखिए लंदन आपका संसार का सबसे बड़ा क्या है, शहर भी है, और यहीं पर ही चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1838 में। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि चार्टिस्ट के आंदोलन कब हुआ था शुरू। तो 1838 में लंदन में हुआ था, ठीक है बच्चों। चलो फटाफट देखते जाओ। कहते हैं कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ जी। तो मजदूर संघ अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1926 में, बच्चा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट देखते जाओ। आगे कहता है 12 में कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 में भारत में पहली जूट मिल स्थापना कहाँ हुआ था जी। तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। सारे बच्चे ए पर मारेंगे, ठीक है ना। आगे औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए जो सर्वप्रथम जो किया था वो लुई ब्लॉम ने किया था। और लुई ब्लॉम कहाँ किया था जी। तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन जिसको बोलते, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति वहीं पर आया था, जिसके कारण उसे औद्योगिकीकरण कहा गया, इंग्लैंड को ही। और इसको लाने वाला था कौन, लुई ब्लॉम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट सारे बच्चे मारेंगे, ठीक है ना। चलो आगे आओ। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ था। तो सबको बच्चे को पता है कि इंग्लैंड में था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट 14 का हो जाएगा। और आगे 15 का कहता है कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन कब बनाया। वाष्प इंजन को भाप इंजन भी कहा जाता है, जो जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था, और ये सन 1763 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखना। जेम्स वाट ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे आपका क्या रखा है ना कि निम्नलिखित में संसार का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो लंदन, अभी जस्ट बताए थे कि नहीं, लंदन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका बच्चा, ठीक है ना। चलिए 2 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो आपका राइट आंसर होगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग तो जो था वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, एक सामाजिक वर्ग के जिसमें हम लोग बोलते हैं, यानी कि सारे बच्चे बी पर मारेंगे। मध्यम वर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा। 3 में कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ग का शोषण हुआ था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। आगे और 4 में कहता है कि जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो महानगर में। तो बच्चों सबका यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। 2013 में पूछा गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये एसएस फिजिक्स सर के कहना, आपका एक भी नहीं छूटेगा। बस इसको देख लो ध्यान से, एक नज़र खाली, ताकि मन में खाली वहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख के साथ टिक मार दो, ताकि ये सर मैंने बताया था, मैंने यूट्यूब पर देखा था, मैंने सर का देखा था, सारा इसमें से बस आ जाएगा आपको। मैं 100% कहता हूँ, मुझ पर विश्वास रखिए। चलिए 5 का देखिए, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था, बता सकते हैं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उस शहर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गया, यानी कि औद्योगिकीकरण आया नहीं तो शहर का रूप लेने लगा। सारे छोटे छोटे शहर जितने भी कस्बे थे, गाँवें थे, वो सब शहर का रूप लेने लगा, इसी को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। अब 6 का क्वेश्चन देखो। 6 का क्वेश्चन करा कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था को लागू किया गया था। चलो ठीक है। 7 में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा था वो कब लागू हुई। तो बच्चा 1870 ईस्वी में लागू हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, ठीक है।
चलो 8 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम नहीं है। तो देखिए पाटलिपुत्र है, कुसुमपुर भी है, अजीमाबाद भी है, राजगीर आपका नहीं है। तो सारे बच्चे आपको यहाँ पर डी मारना पड़ेगा, राजगीर पटना का प्राचीन नाम नहीं है जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलो 9 का देखो, भूमिगत रेल का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन आपका राइट हो जाएगा। लंदन में आपको जो संसार का सबसे बड़ा शहर भी है, आपको इस बात को याद रखने की जरूरत है। और यहाँ पर ही भूमिगत रेल का विकास हुआ था, लंदन में ही। चलो आगे देखो, आगे आपका कह रखा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग से, सारे को याद होगा। ये आपको VVI क्वेश्चन, आपको इसको रटने की जरूरत है। सारा तो ऐसे VVI है, ठीक है ना, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। चलो आगे देखो, 2 में कहता है कि अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। जी बच्चों अलेक्जेंडर, सही आप सोच रहे हैं अलेक्जेंडर। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ठीक है ना। आगे 3 में 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था। जो आर्थिक संकट आया था विश्वव्यापी 1929 में, ये भी पूछ सकता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब आया था। तो 1929 में। तो सबसे पहले किस देश में, तो अमेरिका मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे कर रखा है आपका कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 5 में कहता है भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1980 दशक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 6 में कह रखा है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो अलेक्जेंड्रिया, जो अलेक्जेंडर के द्वारा स्थापना किया गया था ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट यहाँ पर हो जाएगा जी। आगे 7 में आपका कह रखा है ना कि मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई। तो मुद्रा कोष की जो स्थापना की गई बच्चों, वो 21 जुलाई 1944 मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, ठीक है। चलो आगे देखो, फटाफट ध्यान से देखो, ध्यान से। आगे 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, इस सबको याद रखने की आपको जरूरत है। बस ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। कान को एकदम बढ़िया से ठेपी लगा के एकदम सुनो दम, ठीक है ना, एयरफोन से दम, ताकि वहीं पर आपका कंसंट्रेशन बना रहा है। 9 में कह रखा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र से। ये 2013 में पूछा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखो, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। बच्चों ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन तो 1944 में हुआ था, याद रखने की जरूरत है आपको। ऑप्शन नंबर सी, बस ध्यान से देखते जाओ, खाली आपको वहाँ पर याद आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया था। तो बच्चों 15वीं सदी में लाया गया था। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा लाया गया था। आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत में किसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस लाया गया। तो पुर्तगाली धर्म के द्वारा। कब लाया गया था, 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे दूसरे में, आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ 1766 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा विलियम बोल्टर्स, विलियम बोल्टर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि आधुनिक भारतीय प्रेस प्रारंभ कब हुआ। तो 1766 ही मारेंगे, ठीक है ना। जो किसने लाया, तो विलियम बोल्टन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। 3 में क्या कहता है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यंग इंडिया। ये बच्चों को याद होगा। चलो होगा कि नहीं। चलो आगे देखो, कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था जी। तो सबको पता है जर्मनी में। जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो 5 के देखो, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने का श्रेय किसे प्राप्त है जी। बताइए, जो इंग्लैंड में मुद्रण कला जो पहुंचाया गया था उसको किसको श्रेय दिया गया। तो कैक्सन को दिया गया। कैक्सटन। आपका कैक्सटन राइट आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो आपका 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया था। जो भारत में जो पहला छापाखाना आया था वो कहाँ लगाया गया था। तो याद रखिएगा गोवा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। 8 में कहता है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी। तो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे आपका कह रखा है ना इसमें कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो मुद्रा का शुरुआत चीन में हुआ था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ही।
चलिए आगे का रखा है ना कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला एक प्रकार की अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको हम लोग बार बार एक बार यूज करने से तुरंत नहीं कर सकते, बहुत लेट से कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा गया। सारे बच्चे ए मारेंगे ये वाला। आगे देखिए 2014 में पूछा गया सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं, तो पुनः पूर्ति योग, ऑप्शन नंबर 20 द राइट। आगे कर रखा कि तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो बच्चों को जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खा हो जाएगा 200 NM, 200 NM आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो चौथा में समुद्रीय क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपका इसका हो जाएगा 12.2 किलोमीटर, राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट, ठीक है ना। पांचवा में कह रहा है लॉ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लॉ अयस्क हम लोग इसको बार बार यूज नहीं कर सकते, या अनवीकरणीय में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है ना। चलो आगे देखो 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार और भाटा से उत्पन्न होते हैं जी। तो यहाँ पर एक बार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट, पुनः पूर्ति योग आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कह रखा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। अधिक सिंचाई, अधिक से अधिक सिंचाई करते हैं तो खेतों में निम्नीकरण की समस्या पैदा हो जाती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी द राइट हो जाएगा बच्चों। ये 2014-12 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, बता सकते हैं। तो आपका उत्तराखंड राइट हो जाएगा बच्चों, उत्तराखंड। सुपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तीसरा में मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो आपका राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का यूज किया जाता है जी। तो एंड्रोड्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए पांचवा में देखिए काला मृदा का दूसरा नाम क्या है। रेंगुन मृदा 2011 और 13 में पूछा गया। बस ध्यान से देखते रहो बच्चों, ध्यान से देखते रहो, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं क्वेश्चन करते, बस मेरा विश्वास करो, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपको। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है जी। तो सीढ़ीदार खेती किस में की जाती है जी। तो उत्तरांचल में, आपका ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए साथ में देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, गुजरात में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे आजकल देश के कुल कितना शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, बताइए शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 43.41% आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्लियर। चलो आगे देखो 9 में कहता है कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूमि भाग पर वन क्षेत्र थे। तो बच्चों आपका 22 पॉइंट यहाँ 57 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। चलो 10 में भारत में के कितने प्रतिशत भाग मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग भारत के कितने प्रतिशत है। तो बच्चा 43%, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा यहाँ पर ही। 11 में रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। इनमें से सभी जलवायु, चट्टान, पेड़, तीनों जो है ना वो मृदा के निर्माण में सहायक करते हैं, ठीक है ना। आपका इसमें से सभी राइट हो जाएगा बच्चों, आगे याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा। ये 2014 और 2016 में पूछा है जी, ठीक है ना। 2 को देखिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है। तो 96.6% ही खारा के रूप में महासागरों में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो याद रखिएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ये 2014-16 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है जी। बस ध्यान से देखते रहो कि मैं क्या कोच रहा हूँ, आपको बस याद होने की जरूरत है, बस वहाँ देखते हो डायरेक्ट टिकट मार दूँ वहाँ पर, समझा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा पाया जाता है। तो 65% जी, 65% जो मनुष्यों के अंदर शरीर में पाया जाता है जल का मात्रा। आगे 5 में बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ रहा है। तो बच्चों आर्सेनिक, आर्सेनिक सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जल का यूज करने से आर्सेनिक तत्व का दोहन बढ़ रहा है। 6 में कहता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल एक प्रकार की चक्रीय संसाधन है, क्योंकि इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत भी आते हैं। 7 भारत में प्रयुक्त कुल, ठीक है ना, कुल
जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंचाई सबसे ज़्यादा है। आगे 8वां क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है, मतलब जल से घिरा पड़ा है, कितना प्रतिशत? तो बच्चों 71% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आगे 9 में कर रखा है कि निम्नलिखित में दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग कुल भूमिगत जल का संभावित से अधिक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बच्चे एकदम ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। 10 में कर रखा है कि घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित में संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आपका 4000, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे कहता है कि 11 में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को सबसे ज़्यादा पूर्ण प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट, याद रखिएगा। चलिए फटाफट देखते जाओ फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखने की जरूरत है। कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19.27% ही वन का विस्तार था 2001 में भारत में, हमारे देश में वन का विस्तार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या रखा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, घ, ठीक है ना, कौन से हो जाएगा राइट आंसर आपका, सॉरी खा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर खा, यानी कि 20.55% आपका राइट हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर खा इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे कहता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7%। 7% आपका भारत में क्या भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रस्ताव है, सॉरी फैलाव है। ये 2013 और 2016 में पूछा गया है। ठीक है ना, चलो आगे देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर साफ दिखेगी आपको। 4 में कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल कितने क्षेत्र का प्रतिशत वन है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, 60.11% आपका राइट हो जाएगा। 5 में भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है, बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हमारे भारत के ऐसे राज्य है जहां वन का सबसे अधिक विस्तार है। ये 2016 में पूछा गया है। ठीक है ना, चलो आगे देखो, कहता वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है, कितना? तो कितने भागों में? तो बच्चों 3 वर्गों में किया गया। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए आगे देखिए, 7 में कहता है 1951 से, ठीक है ना, 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है, मतलब कितने भूमि कृषि करने योग्य बन गया है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 26,200 किलोमीटर, ये जो है कृषि क्षेत्र में कृषि भूमि में बदल गया है। ठीक है ना, ये जंगल से। चलो आगे आओ, कहता है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ध्यान से मेरी बातों को सुनो, सब मजा आ जाएगा देखने में। वहाँ पर एकदम फाड़ के रखोगे, एकदम वहाँ पर एकदम आ जाओगे, एकदम सारा का सारा बनाकर। ठीक है ना, कल जो 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला, कल बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। आगे कहता है 9 में कि भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र वन का विस्तार था? 2011 में पूछा है, तो 19.27% मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 10 के सुनो, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता था? घड़ियाल, यानी कि घड़ियाल ऐसी जीव है जो सिर्फ भारत में ही पाए जाने वाला जीव है। ये 2011 में पूछा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। आगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी म्योर, यानी कि म्योर को कहा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोर कहते हैं। ठीक है ना, चलो 13 में कहता है कि टैक्सोल का उपयोग किस में की जाती है? तो कैंसर की बीमारी में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आगे 14 में कहता है कि चरक का संबंध किस देश से? तो हमारे भारत देश से है जी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 15 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितना प्रतिशत भाग वन में होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 33%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलो आगे देखो जी, हमारे देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, आगे देखते जाओ, कहता है रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है?
यानी कि 17 का। तो बच्चों को जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए द राइट। बच्चे सब मारेंगे, सारे बच्चे ए पर जाएंगे। 18 का था कि वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो बच्चे 1972 में किया गया था, सारे बच्चे ए पर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित की गई थी। चलो यहाँ पर देखो आगे कहता है कि भारत में लगभग कितना खनिज पाए जाते थे, 100 से अधिक, सारे बच्चे बी मारेंगे। दो में देखो इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, लौहयुक्त, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 3 में करा निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है, आध्यात्मिक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है ना, अभ्रक में आध्यात्मिक गुण का तत्व पाया, सॉरी धातु है, आध्यात्मिक है, सॉरी आध्यात्मिक मतलब जिसमें धातु की कोई गुण नहीं पाया जाता। ये खनिज जो है ना अभ्रक, वो आध्यात्मिक खनिज है। चलिए चौथा में देखिए, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, ऐसी कौन सी खनिज है जो उद्योगों की जननी कहलाता है, तो लोहा। लोहा सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है, याद रखिएगा। 5 में कौन लौहयुक्त का एक प्रकार है, तो हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। आगे कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करने वाला, तो जी कर्नाटक। कर्नाटक लोहा का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा है। आगे 7 में छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौहयुक्त उत्पादन करता है, तो 20%, आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 8 का मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व कितना स्थान पर है जी, तो तृतीय स्थान पर है। कितना जी, तृतीय। सारे बच्चे आपको सी मारेंगे यहाँ पर ही। चलिए आगे देखो, कहता है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता था, 10 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 10 में देखो, उड़ीसा किस राज्य का किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा, तो बच्चों मैग्नीज जो है ना उड़ीसा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, और कर्नाटक लोहा करता है, और कोयला जो हो गया और तांबा जो हो गया वो हमारा झारखंड करता है। आगे मैं बताऊँगा इसमें, जरूर देखिएगा। देखिए 11 में कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का, तो बॉक्साइट का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। आगे कहता है भारत में कि देश में तांबे का कुल कितना भंडार है, बताइए, तो 125 करोड़ टन है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा आपका। 20 कितना 12 का 125 करोड़ टन, ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है जी, तो राइट आंसर 80%। बिहार और झारखंड दोनों मिलकर अभ्रक का उत्पादन 80% तक करते हैं, याद रखिएगा। आगे आपका कह रखा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ क्या है, सीमेंट चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए, सारे बच्चे ए पर मारेंगे। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। 15 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस चट्टानों की तरह से खनिज जमा होता है, तो बच्चों राइट आंसर होगा अवसादी चट्टानें, सारे बच्चे सी पर मारेंगे, सी पर। चलो फटाफट देखते जाओ फटाफट। आगे कर रखा है ना कि सैलों के अपघटन के में से कौन सी खनिज बनता है, बाद में सिकुड़ा हुआ एक अपघटित पिंड सा रह जाता है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 17 देखिए, झारखंड स्थित कोडरमा का एक ऐसे खनिज का अधिकतम उत्पादक है, तो वह कौन सा है, तो बच्चों यह राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। भारत में प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज कौन सा है, तो लोहा। लोहा हमारे भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण धात्विक खनिज है जी। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फटाफट सारे बच्चे देखते जाएंगे यहाँ पर ही। चलिए आगे देखिए, तांबा के उत्पादन के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो झारखंड। बोले थे अभी जस्ट ने, झारखंड तांबे को उत्पादन करने में सबसे आगे राज्य है। आगे 20 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से है जी, तो अभ्रक का भी झारखंड ही आता है, याद रखिएगा, अभ्रक में भी। चलो आगे कहता है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडारण है, किस राज्य में तेल सबसे ज़्यादा आता है, असम में जी। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2 में भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है, तो तारापुर आपका राइट हो जाएगा। सारे बच्चे डी पर मारेंगे, बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, तो तारापुर, सारे बच्चे मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आओ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो सारे बच्चे मारेंगे कोयला। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। चलो चौथा देखो, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन, तो विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए 5वां देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, गैर परंपरागत जिसे आधुनिक काल में विकास हुआ है जी, तो सौर ऊर्जा। सारे बच्चे डी पर मारेंगे। चलो आगे देखो, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, ठीक है ना, 20 करोड़
वर्ष पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। 7 के देखेंगे सारे बच्चे, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन से? तो झारखंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 8 में कहता है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? तो एंथ्रासाइड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट बच्चे। जिसको आ रहा फटाफट स्पीड को बढ़ाकर देखने की कोशिश करेंगे, टाइम बहुत ही कम है बच्चों आप लोग के पास। 9 का कह रहा है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है ये? क्योंकि वहाँ पर खनिज तेल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी द राइट बच्चे मारेंगे। 10 के देखिए, भारत का सब प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट एकदम ध्यान में रखो। डिगबोई, डिगबोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था भारत में, डिगबोई में। 11 देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम, सारे बच्चे बी मारेंगे, खापर। चलिए, बड़ा भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सारे बच्चे सतलज मारेंगे, ये भी VBI सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, फटाफट देखते जाओ। सैले के अपघटन के कौन सी खनिज बनता है जो बाद में सिकुड़ा हुआ अपघटित? तो बताएं जैसे बॉक्साइड, बताएं जी बॉक्साइड, अभी जस्ट बताएं तो बॉक्साइड, ठीक है ना। ये वही वाला आपका ऑब्जेक्टिव आ गया है, इसको क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ से देख लो, ठीक है ना, ये भी वही वाला है, अभी मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी जी? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वो तुंगबंद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी क्या है परियोजना, याद रखने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। चलिए 14 देखिए, ताप विद्युत केंद्र कहाँ का उदाहरण है? ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सी है जी? तो बरौनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट। सारे बच्चे बी पे मारेंगे। 15 यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कहाँ है बताइए? तो सारे बच्चे जादूगोड़ा मारेंगे। ये जितना यहाँ से मैं बता रहा हूँ सारे VBI जी, बस याद रखिएगा। 13, 15 में पूछा गया, देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थान जादूगोड़ा, राइट आंसर होगा डी, ठीक है ना। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है, कहाँ है बताइए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर, तारापुर आपका राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। 17 देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा को विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो बच्चे जो राइट आंसर होगा उस राजस्थान, राजस्थान में सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा विकास किया जा चुका भी है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर हवा की माप जो प्रकाश की चाल होती है थोड़ा ज़्यादा होती है, करीब से करीब 15 किलोमीटर से ही लगभग अप्रॉक्सिमेटली होती है बराबर में। चलिए 18 देखिए, ज्वारीय एवं तरंगी ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो भारत की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा बच्चों। 19 के देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो राइट हो जाएगा कोयला। कोयला परंपरागत है जो बहुत पुराने ही से चलता आ रहा है। और गैर परंपरागत कौन सा होगा? तो यहाँ पर सौर ऊर्जा जो आधुनिक काल में विकास हुआ है। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो बच्चों इसे रोपण कृषि कहा जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा जमीन लगता है इसको बनाने के लिए, जैसे धान हो गया, समझे। चलिए दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल जैसे चना में आता है, मटर में आता है, मसूर में आता है, जो हमेशा जो रोपा जाता है ठंड की मौसम में, आपको पता होगा जो अभी तो इसी चीज़ का सीजन ही चल रहा है। चलिए देखिए 3 निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल है? फलीदार फसल दालें को कहा जाता है, दालें को, ऑप्शन नंबर 20 द राइट। चौथा देखिए, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है? तो वह न्यूनतम सहायता मूल्य, ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा। चलो बच्चों आगे देखो, निम्नलिखित में से भारत कौन सी पेय फसल है? तो पेय फसल कॉफ़ी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट हो जाएगा बच्चों। 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खदान फसल है? तो खदान फसल हम लोग चावल को कहते हैं जो खाने के योग होता है, ठीक है ना, खाने योग की बात कर रहा है ना। चलिए 7 में, निम्नलिखित में से भारत के किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादन किया जाता है? तो चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बजरा, तो बजरा आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा। सारे ध्यान से देखेंगे बच्चे लोग। चलिए आगे देखो, 8 में कहता है कि स्थानांतरण कृषि पद्धति के पश्चिम घाट के किस स्थान नाम से जाना जाता है? तो कुमारी आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा, बस याद रखने की कोशिश करो। आगे कहता है 9 में कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता है? तो भारतीय कृषि की जो विशेषता इनमें से सभी है, जीवन निर्वाह कृषि, खाद्यान्न की प्रधानता, उत्पादन में कम होना, इनमें से सभी ना जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। चलो 10 में आओ, वैश्वीकरण का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो बच्चों 18वीं सदी से माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा।
ठीक है ना। 11 देखिए, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? तो खरीफ फसल चावल को कहा जाता है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए, क्वालिटी को बढ़ा के देखिए, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है? 2014 क्वेश्चन। तो जिस रोहतास बिहार के ऐसे जिले जहां नहर से सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। चलो, काली मिट्टी का दूसरा नाम अभी ना बताए थे जी, रेंगूर। ऑप्शन नंबर ए द राइट। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थित का कारक नहीं है जी? तो आपका राइट आंसर होगा जनसंख्या नहीं है। तो भारत में सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? तो भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों। फटाफट देखते जाओ, फटाफट वीडियो का स्पीड करके देखते जाओ, ठीक है ना। 3 में पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापना की गई थी। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पर मुंबई एक पतन था, विख्यात शहर था, और ये कपास उत्पादन क्षेत्र में निकट स्थिति था भी, और ये पूंजीपतियों का यहाँ उपलब्ध था। यानी कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें सारे बच्चे, ठीक है ना। चलो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, इसमें डी मारे थे। चलिए चौथा में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर उद्योग, सीमेंट तो उद्योग से आधारित है कि नहीं? ये तो उद्योग से आधारित है ना, कृषि थोड़ी उद्योग रिलेटेड है, नहीं ना। ये 2015 में पूछा गया आपका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5 में कहते हैं हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, हावड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। आगे देखो, करा कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बच्चे जो राइट हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 7 के देख लीजिए, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग चीनी उद्योग को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ही सी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए ठीक है, आगे देखिए, 8 में कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग खिलौने उद्योग को कहते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर सी द राइट। चलिए आगे देखो, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी द राइट। चलिए आगे देखिए, 10 में देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा चीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। चीनी का सबसे दूसरा उत्पादक करने वाला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश, यानी कि सी। चलिए आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर के लिए कच्चा माल है? तो आपको सबको पता होगा जी, सीमेंट। ये 2012 में पूछा गया था, सीमेंट सारे बच्चे खा पर जाएंगे। चलो आ गया, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो बॉक्साइट तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा बच्चों। 13 में देखिए, क्वेश्चन नंबर में, भारत में जूट निर्माता सम्मान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट। सारे बच्चे बी पर मारेंगे। चलो फटाक सुन आगे देखो, आगे कहता है कि भारत में सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो बच्चों ये जो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे का रखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी बच्चों? तो आपको याद होनी चाहिए 3.88 लाख किलोमीटर, यानी कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखते जाओ। अगर था पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सी है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन ये था। चलिए आगे देखिए, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के कितनी भागों में बांटा गया है? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क को एक वर्ग नहीं है? तो पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ए मारेंगे सारे बच्चे, ए मारेंगे ए पर। किस पर मारेंगे? ए पर मारेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, भारत के कितने शहर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता और दिल्ली। ए इज द राइट। 6 में आपका क्या रखा है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2005 में दिया गया था, ठीक है ना। चलो आगे देखो, फटाफट देखते जाओ। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 ईस्वी में, ठीक है ना। आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा।
8 में कि इंदौर पतन किस राज्य में स्थित है जी? तो इंदौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट बच्चा। सारे ध्यान से देखते जाओ तुम लोग। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया बच्चों? तो टोटल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिए। आगे कहता है कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका खा हो जाएगा। 7 आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया भारत में। चलिए, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है जी? तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों। दो देशों के बीच में होने वाला व्यापार को क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सारे बच्चे बी पर जाएंगे। चलो फटाफट देखो कितना अच्छा आपको दिख रहा होगा। 13 में कहता है कि परिवहन का सबसे तेज साधन क्या है जी? तो वायु मार्ग। सारे बच्चे सी पर जाएंगे। चौथा में जो देखो, 14 में देखो, पूर्वी मध्य रेल मार्ग का मुख्यालय कहाँ है? तो सारे बच्चे हाजीपुर मारेंगे। ऑप्शन नंबर सी द राइट। 15 के देखो, परिवहन का सबसे सस्ता साधन जलमार्ग हो जाता है। जलमार्ग से जितने भी परिवहन होता है सस्ता होता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट। ठीक है बच्चों, आगे देखो, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बताइए कितने प्रतिशत खेती होती है? तो 60% आपका खेती होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। आगे देखो, बिहार राज्य की कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80% बच्चे सारे मारेंगे राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। इनमें से कौन बिहार राज्य के गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? कौन बिहार राज्य के गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो बच्चों रोहतास। रोहतास में गन्ना यानी कि केतारी का खेती नहीं होती है, बाकी पश्चिमी चंपारण और दरभंगा और मुजफ्फरपुर में होता है। तो पूछा नहीं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। चौथा कहता है बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। सारे बच्चे बी पर मारेंगे, गिरावट हो रही है। चलो 5 के देखो, बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो सारे बच्चे मारेंगे गंगा का दिलियारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट बच्चों। ठीक है ना। 6 में करेगा कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ था बच्चों? तो 1955 में हुआ था। सारे बच्चे डी मारेंगे, डी। चलो आगे हम, गंडक परियोजना का निर्माण बिहार राज्य के किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर में। ठीक है ना। चलो आगे आओ। आगे कहता 8 में कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है जी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए रोहतास। ये 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलो फटाफट देखते जाओ। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार था जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6374 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए द राइट बच्चों। 10 का कुशेश्वर स्थान बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है जी? तो दरभंगा जिले में। ऑप्शन नंबर बी द राइट बच्चों। 11 कहता है कांवर जिले बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में। ऑप्शन नंबर सी द राइट। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आओ, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार राज्य के किस नगर में स्थित है? तो बच्चों इसका राइट हो जाएगा पटना। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे कहता है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है जी? तो गंगा के द्रोणी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। आगे आओ, आगे देखते जाओ। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए द राइट बच्चों मारेंगे। 15 में पायराइट खनिज है, अधात्विक खनिज। सारे बच्चे बी मारेंगे। 16 में बिहार के सोना आयात से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त कितना होता है? तो खा मारेंगे, 0.1 से 0.6 ग्राम बच्चों। चलो आगे देखो, 17 में कहता है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है जी? तो सारे बच्चे भागलपुर मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि 18 में कि काटी तापीय विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थापित है जी? तो सारे बच्चे मारेंगे सी, मुजफ्फरपुर मारेंगे। चलिए 19 को देखिए, बिहार में BHPC द्वारा बेहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो 10 है जी। सारे बच्चे बी मारेंगे। ध्यान से देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से देंगे। चलो आओ 20 में आओ, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल कितना विद्युत उत्पादन क्षमता है, बता सकते हैं? तो बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएंगे 44.5
20 मेगावाट। सारे बच्चे बी मारेंगे बी। चलो फटाफट दिखते जाओ, सारे बच्चे फटाफट देखेंगे। बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? कांच उद्योग, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर में क्या है? यहाँ कांच उद्योग स्थापित है जी। चलिए आगे आते हैं 22 में, बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। एकदम मुंगेर, एकदम VBI लगा लो, दम सब VBI, मुंगेर में सिगरेट कारखाना स्थापित है। 23 में, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ अवस्थित है? बताइए। तो ये भी जलालपुर में, जमालपुर आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए द राइट, याद रखिएगा। ठीक है ना। वर्कशॉप जो है 24 में कहता है बिहार में खाद कारखाना कहाँ स्थित है जी? तो ये बरौनी में, सारे बच्चे ए मारेंगे, बरौनी ए। ठीक है ना, खाद कारखाना। 25 में कर रखा है कि बिहार के किस नगर में कालीन तैयार होता है जी? तो सारे बच्चे खा मारेंगे, दौद नगर। खा आपका राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे आओ, अशोक पेपर मिल बिहार के किस जिले में स्थित है जी? तो सारे बच्चे मारेंगे ए, समस्तीपुर राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे का रखा है 27 में कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? तो याद रखिएगा ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी द राइट, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। चलो फटाफट देखते जाओ। पटना के हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना के हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो बच्चों यार जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। और 29 में, ग्रैंड ट्रैंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है? तो 2, सारे बच्चे बी पर जाएंगे। आगे आओ, बिहार में रेल परिवहन का शुभ प्रारंभ कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा 1860 ईस्वी से माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट, सारे बच्चे जाएंगे। आगे आओ, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहाँ स्थित है जी? तो आपका राइट हो जाएगा आंसर हाजीपुर में स्थित है, सारे बच्चे बी मारेंगे। 32 में, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो 6283 किलोमीटर, सारे बच्चे ए पर जाएंगे। 33 में, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो सारे याद रखिए राजगीर में रज्जू मार्ग स्थित है, क्लियर। 34 में देखो, मंदार हिल बिहार के किस जिले में स्थित है जी? तो याद रखिएगा बांका जिला में, सारे बच्चे सी पर मारेंगे ये वाला। 35 में आ जाओ, राष्ट्रीय पोत संसाधन पटना के किस घाट पर स्थित है? तो सारे बच्चे महेंद्र घाट मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए द राइट। 36 में, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी जी? तो सारे बच्चे मारेंगे 8 करोड़ से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। वो भी 2001 की बात कर रहे हैं। अभी करीब से करीब 15 करोड़ हो गया है। चलो आगे आओ। 37 में कहता है 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी जी? तो 28.63%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट। 38 में देखो, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे जी? तो यानी 881, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो, 2001 में बिहार ग्रामीण आबादी की प्रतिशत कितनी थी जी? तो याद रखिएगा 79.5%, सारे बच्चे ए पर मारेंगे, ए पर सारे बच्चे जाएंगे। आगे और 40 में, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? बताइए जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना, बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे कहता है बिहार के सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? बताइए। तो मध्य युग में हुआ था, सारे बच्चे ए मारेंगे। 42 के देखो, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर, सारे मारेंगे, सी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। कहता है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी जी? तो याद रखिएगा 10.5% थी, सारे बच्चे सी मारेंगे। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर था वो पटना था, याद रखिएगा, बिहार की पूछा पटना। आगे आओ, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो शेखापुर, कौन सा? शेखापुर था या, ठीक है ना। बी राइट होगा बच्चों, बी राइट हो जाएगा। चलो आगे का रखा है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की औसत जनसंख्या का घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो याद रखिएगा 1102, यानी कि खा राइट हो जाएगा बच्चों।
आगे कहता है 47 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार कैमूर जिलों का जनसंख्या घनत्व बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो याद रखिएगा 88%, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। आगे आ जाओ। आगे कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा बच्चों, जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 10,88,00,000, ठीक है ना, 4,637, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे आओ। आगे आपका कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले का घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ गया था? तो बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना, शिवहर में भी, पटना में भी, मुजफ्फरपुर में भी, राइट हो जाएगा सभी। आगे आओ 50 में, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व में बिहार का स्थान देश में कितना था? तो बच्चों प्रथम, पहला, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि का दर था, याद रखिएगा, पहला स्थान पर आते हैं ये। आगे आओ। आगे कहता है कि उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हैसमूर वृद्धि का विकास किसने किया था जी? तो याद रखिएगा लेहमान ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हैसम्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान। राइट आंसर बी हो जाएगा बच्चों। आगे, पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है जी? तो उत्तरी पश्चिमी दिशा मारेंगे सारे बच्चे, सी मारेंगे। आगे, छोटी महीने में खंडित रेखाओं की ढाल की दिशा को खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है जी? तो हैसमूर। आपका ऑब्जेक्टिव में की जगह आपको सब्जेक्टिव में भी दे सकता है 2 नंबर में कि हैसमूर सब क्या समझते हैं, तो ये आप डिफिनेशन लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 3 का पूरा, ठीक है। चलो चौथा में देखो, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी की गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है जी? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों। आगे देखो, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग को किस भाग को दिखाया गया है? तो बच्चों नीले भाग जो होता है वो जल को दिखाया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। आगे देखो, इसमें देखो आगे इसमें क्या रखा है आपका कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे? रंगभेद की विरोधी नहीं थे, 2013 में पूछा गया। तो बच्चों आपका राइट हो जाएगा जेडी गोड़ी। जेडी गोड़ी जो थे वो व्यक्तियों के लोकतंत्र में रंगभेद की विरोधी नहीं थे, बाकी सब विरोध कर रहे थे रंगभेद पर, ठीक है ना। किंग मार्टिन लूथर भी, महात्मा गांधी भी, ओलंकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स भी, लेकिन जेड गेडी नहीं थे, यानी कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान में रखना, ये देखो 2011, 2013, 2016 में कितनी बार पूछा है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो देख लो, पंचायती राज संस्थाएं, सारे देख लो, ध्यान से देखो, पंचायती राज संस्थाएं, सुन लिया ध्यान से, यही आएगा तुम्हारा कल। चलो आगे देखो, आगे 3 में कहता है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो बच्चों आपका राइट आंसर होगा 33%। ये 14 में पूछा गया, अभी 16 में पूछा गया, हल्के में मत लेना इस सबको बच्चों। चलो आगे देखो, भारत के किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है जी? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष, 2014 की क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे देखो, आगे का रखा आपको यहाँ पर ही कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी, ठीक है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है जी? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला जी। कौन वाला? ए। एक धर्म से दूसरे धर्म की श्रेष्ठता, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे का रखा आपका, आगे आपका क्या रखा है 6 में, क्या कर रखा है, ध्यान से देखने की कोशिश करना, क्वालिटी को हाई कर कर। 6 में कर रखा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? तो बच्चा आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमाही करता है। चलिए आगे देखिए, 7 में, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित में से देशों में से किस एक देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। भारत आपका राइट हो जाएगा। 8 के देखिए, जब हम लोग लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है जी? तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान सुविधाएं। ऑप्शन नंबर सी बी खा आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे देखो, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए? तो स्त्रियों चार दीवारों में सिमट कर रह गई। ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों। ए मारे हैं, ये ए आपका है, ठीक है ना, ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 10 में देखिए,
निम्नलिखित में से लैंगिक असमानताएं का आधार है। दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ों, छवियों और सामाजिक भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर ख ये भी राइट हो जाएगा। चलिए 11 में सामाजिक विभाजनों के संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा वायन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो बच्चों 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो घ हो जाएगा। लोकतांत्रिक सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। चलो आगे देखो, कहता है निम्नलिखित में वायनों में सही वायनक कौन सा है? तो बच्चे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। चलो 13 में देखो, 13 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो खा हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? खा आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, राजनीतिक पार्टियों की जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को भड़काने में कभी कोशिश नहीं करता। बताओ कौन कोशिश नहीं करता? ये सब के सब कोशिश करता है, यानी कि आपका राइट आंसर यही गलत है आपका, ठीक है ना। चलो आगे देखो, 14 के कारक है कि भारतीय संविधान की वरीयता स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो बच्चे खाप का राइट हो जाएगा। संविधान अनुच्छेद 1919 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है, यानी कि खाप का राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आपका कारक है क्या? आगे आपका कारक है कि ग्राम पंचायत बजट कौन सा पास करता है? कौन पास करता है ग्राम पंचायत का बजट? तो बच्चों ग्राम सभा करता है। सारे बच्चे डी पर मारेंगे। दो को ध्यान से देखो, संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाहों को कौन निपटाता है जी? तो आपका राइट आंसर होगा न्यायालय। न्यायालय आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कहता है 3 में कहता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? बताइए। तो बच्चों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सारे बच्चे डी पर मारेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को सार्वजनिक दर्जा दिया गया है? तो बच्चों राइट हो जाएगा 73वां से 74वां में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, 5 में का रखा है ना कि निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा का नाम बदल दिया गया है, ठीक है ना। आगे आओ, संघ राज्य की विशेषता नहीं कौन है जी? तो शक्तिय क्या विभाजन, ये 2012 में पूछा गया था, ठीक है ना। चलो आगे देखो, समवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। 8 में का रखा है निम्नलिखित में से कौन सही वाक्य को चुने? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही ताकत सरकार के किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती है, यानी कि गैर राइट हो जाएगा बच्चों। 9 में का रखा है कि लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन सी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो बच्चा वो जनता है, आपका डी राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे आपका क्या रखा है कि सत्ता की साझेदारी के बारे में नीचे दिए गए 2 वायनों पर गौर करें और बताएं कि कौन सी सही और गलत है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा आपको वो खा ही होगा। कौन सा? खा, ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 और ये 22 दोनों वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं, कहता है 11 कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अनुमति कौन करता है? बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की अनुमति कौन करता है? तो बच्चों राष्ट्रपति। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो बच्चों अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है, बहुत ही ज़्यादा ये VVI याद रखिएगा। ये आपका 2013-55 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता आगे कि संघीय शासन इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है? तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। इनमें इससे देश कमजोर होता है, ये नहीं है। 14 संघीय व्यवस्था में सरकार कितने स्तरों की होती है? तो वो तृतीय स्तरीय की होती है, या याद रखिएगा। आगे किस देश में अवशोषणाधिकार राज्यों के पास है? तो बच्चा वो अमेरिका है। अमेरिका आपका राइट हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से मारेंगे सी। चलो आगे देखोगे, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? बताइए तो ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो सरपंच कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट हो जाएगा। 17 में देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो बच्चा वो है आपका फ्रांस। सारे बच्चे डी सी मारेंगे, सी फ्रांस। आगे देखो, निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चे, याद रखिएगा। कहता है 19 में कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूचियों में बांटा गया है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सारे बच्चे 3 पर मारेंगे।
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई थी बच्चों? तो 1958 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। आगे 21 में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट VVI। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था जी? तो 1989 ईस्वी में मारेंगे सारे बच्चे, 1989 में मारेंगे, हल्के में मत लेना, 1989 में मारिएगा। चलिए आगे, अब भारत में कितने प्रतिशत की भाषा हिंदी में है? तो वो है आपका 40%, सारे बच्चे ए मारेंगे। आगे कहता है, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? तो वो अनुच्छेद 243 राइट हो जाएगा बच्चों। आगे कहता है, निम्नलिखित राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा कौन नहीं है? तो चुनाव आयोग, सारे बच्चे डी मारेंगे, चुनाव आयोग नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे फटाफट देखते जाओ। चलो बच्चों आगे देखो, फटाफट देखते जाओ, फटाफट। कहता है ना अगला कि राजनीतिक दल देश में सिजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है। इसकी किसकी उक्ति है? बताइए किसकी उक्ति है? तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्की। लास्की आपका राइट हो जाएगा, सारे बच्चे बी पर जाएंगे। आगे कहता है कि किस राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? तो बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षित सदस्यता नहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए 9 में देखिए, राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बच्चा आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन, ठीक है ना, आपका ब्रिटेन इज द राइट हो जाएगा। आगे, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं। 4 में, इनमें चुनाव के लिए कौन अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा करता है? तो बच्चा राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट बच्चे। देखिए आगे कहता है 5 में, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वयं कांसी राम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 6 का देखिए, भारतवर्ष के सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? सबसे पुराना तो वो है आपका कांग्रेस, कांग्रेस सबसे पुराना है। चलिए आगे आते हैं। 7 में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो बच्चा आपका राइट हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट। 8 में कहता है कि इनमें से कौन एक राजनीतिक दल की चुनौती नहीं है? तो बच्चों को आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सक्रिय सदस्य, ठीक है ना। आगे 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना, कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 1999 ईस्वी मारिएगा, 9 इसमें दाखिल आपकी, यानी कि बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। आगे कहता है 10 में कि इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय? तो ये आपका जो निर्धारण करता है वो आपको करता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे कहता है कि कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करनी चाहिए? तो आपका जो राइट हो जाएगा राष्ट्रवाद कांग्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट बच्चों। आगे कहता है कि भारतीय लोकतंत्र में जासत्ता की विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, 1970 के दशक में, ठीक है ना। चलिए आगे कहता है कि बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये कौन नहीं जानता है? जयप्रकाश नारायण, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। सारे बच्चे यहाँ खा पर मारेंगे। आगे देखो, आगे कहता है 15 में कहता है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, तो वह जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे जी? तो महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर सी द राइट बच्चे, सारे बच्चे सी पर जाएंगे। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन तो वो आपका अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, ऑप्शन आपका डी आपको इससे संबंधित नहीं है। 18 में आपका क्वेश्चन क्या रखा है, दलित पैथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो जाति प्रथा का उन्मूलन, बाकी सब है, यानी कि ऑप्शन ए राइट का हो जाएगा जी, ठीक है ना। चलिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। और आपका जो हो यहाँ पर चिपको आंदोलन वो उत्तराखंड से किया गया था, ठीक है ना। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था वो चिपको आंदोलन। विश्व नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य से संबंधित है? सॉरी, तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट।
चलिए 2011-15 में पूछा गया क्वेश्चन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट। गठबंधन के सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो वो है आपका बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी द राइट बच्चों, ये मारेंगे। आगे कह रखा है आपका कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बच्चा राजस्थान से हुआ था। ये 2011-16 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान से देखते जा सारे बच्चे, ध्यान से देखो, आपको इसी में से आएगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोर नहीं होना है, बस एक नज़र आपको देख लेना है, क्योंकि आपकी सफलता में, आपकी मेहनत में ही आपकी जीत होगी। जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक आपको बढ़िया से बना नहीं पाइएगा, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% कहना है, 100% आपको नहीं छूटेगा, समझे। चलिए आगे देखते हैं। 24 का, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो बच्चा 2005 में बना था। राइट आंसर हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। 25 में कहता है राजनीतिक दल का असहाय क्या है जी? तो व्यक्तियों को समूह से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हल्के में मत लेना। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलो फटाफट आगे देखो। राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था जी? तो वो है आपका ब्रिटेन। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रिटेन में सबसे पहले हुआ था। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये 2016 में पूछा गया था। चलो, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल पार्टी, ठीक है ना, जिसे जेडीयू कहते हैं, समझे। जेडीपी, हाँ जेडीपी, जिसे जेडीयू भी कहते हैं। तो जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था बच्चों? तो 1999 में हुआ था, याद रखिएगा। सारे बच्चे खा पर जाएंगे। 30 में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो वह राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिसको कहते हैं, मोदी सरकार वाला। आगे कहता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं जी? तो निर्वाचन आयोग। सारे बच्चे सी मारेंगे। आगे कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो वह सांसदों एवं विधायकों पर। ऑप्शन नंबर ए द राइट बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दल को नहीं है? तो वह विपरीत सिद्धांतों रखने वाले राजनीतिक दलों का संगठन करना। सारे बच्चे ध्यान से खाली एक बार तुम लोग देख लो, एक भी नहीं छूटेगा आपका बोर्ड में। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध किस राज्य में आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो वह आंध्र प्रदेश। सारे बच्चे डी मारेंगे, आंध्र प्रदेश। आगे कहता है राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब शुरुआत हुई? तो बच्चे 2003 में हुआ था। सारे बच्चे मारेंगे बी, आपका राइट आंसर। 36 सूचना की स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था जी? तो 2002 में हुआ था। सारे बच्चे बी मारेंगे। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। सारे बच्चे बी मारेंगे, 1971। 38 का रखा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन कब हुआ था? तो 2004 में। सारे बच्चे डी मारेंगे इसको। चलो आगे देखो, थोड़ा सा और है, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। इनमें से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूपी नहीं है जी? तो बहुसंख्यकों की शासन से। सारे बच्चे डी मारेंगे, सारे बच्चे डी, ठीक है ना। चलो आगे देखो, 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो सारे बच्चे मारेंगे 2009 में हुआ था जी, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो आगे, लोकतंत्र संबंधी निम्नलिखित में कथन कौन सा एक कथन गलत है? तो बच्चों वह या नागरिक समानता को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। लोकतंत्र के शासकों पर निम्नलिखित में से किसका एक नियंत्रण रहना चाहिए? तो बच्चों ये जो राइट हो जाएगा ऑप्शन जनता का राइट हो जाएगा। चलो कहता आज विश्व के लोकतंत्र देशों में आर्थिक विकास दर कितनी है जी? तो 3.95%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। सारे बच्चे जाएंगे खप्पर। लोकतंत्र के सर्वोत्तम क्या है? लोकतंत्र के देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहता है लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं, बता सकते हैं? लोकतंत्र को 6 में कर रखा है कि सर्वोत्तम शासक क्यों कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जनमत पर आधारित है, जनता पर आधारित है, इसलिए इसे कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, फटाफट देखते जाइए।
चलिए देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। आगे आपका क्या रखा है ना इसमें कि नए विश्व संरक्षण के आधार पर भारत के कितने मतदाता हैं बताइए। तो 71 करोड़, सारे बच्चे 71 करोड़ मारेंगे। 71 करोड़, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। चलिए देखिए फटाफट, देखिए विश्व के कितने हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है बताइए। तो आपका राइट हो जाएगा 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। सारे बच्चे बी मारेंगे। आगे आओ, इनमें से किस देश को राष्ट्रपति रॉबर्ट स्टैप की तरह नहीं है। तो आपका राइट हो जाएगा भारत, सी द राइट हो जाएगा बच्चों। नेपाल की महोवादी नेता कौन है जी। तो आपका राइट हो जाएगा पुष्प दहल प्रचंड, ठीक है ना। सी सारे बच्चे मारेंगे। आगे देखो, कार्यकाल में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य की प्रति निष्ठा और संयम होनी चाहिए। यह कथन किसने कथन है, ये किसका कहा गया है। तो सारे बच्चे मारेंगे अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है जी। तो 545 होती है। सारे बच्चे डी मारेंगे। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें प्राप्त हुई थी जी। तो 202, यानी कि ऑप्शन में खा मारेंगे, राइट आंसर। चलो, राजनीतिक सुधारों का कार्य इनमें कौन नहीं कर सकते हैं जी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सक नहीं कर सकते हैं। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली, कैसे मारेंगे, ढीली। 2012 में पूछा गया। कोई, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है 10 का कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर जी। तक घा मारेंगे, ऑप्शन नंबर घा, नागरिकों की विवेक सहभागिता पर। ध्यान से सारे बच्चे ध्यान से देखते, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। एक भी आपका कल बोर्ड में नहीं छूटेगा। 16 फरवरी को कल एक भी नहीं छूटेगा आपका। चलिए 11, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप परिणाम क्या है जी। तो आपका राइट हो आंसर हो जाएगा अलगवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ये कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। ये 2013 और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आएगा आपका कल। आगे कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी। तो बच्चों आपका राइट हो जाएगा 10%। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है कि स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है जी। तो राइट हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहा जाता है, बी राइट हो जाएगा। आगे देखो, आगे का रखा है कि किस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, किस क्षेत्र को। तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था जी। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। सारे बच्चे ए मारेंगे। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था आते हैं। तो आपका राइट हो जाएगा भारत। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हर तरह का खेती ये करता है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये कौन भूलेगा यार, हमारा बिहार पिछड़ा राज्य 2015 में पूछा गया। चलिए ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है जी। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2। 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है जी। तभी हम देख ही लिए, ये कितना, ये हो जाएगा 3 मारेंगे। कितना है, 3। आगे 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी जी। तो 25,494 रुपया 2014 में पूछा गया। सारे बच्चे बी मारेंगे। आगे, निम्नलिखित में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं, जस्ट बताएं। भारत 2014 में पूछा गया। आगे कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी। तो सारे बच्चे मारेंगे 1991 से 56। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, खा मारेंगे। आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो 6 अगस्त 1992। सारे बच्चे मारेंगे 6 अगस्त 1992। ऑप्शन नंबर सी द राइट। कहता है आगे कि मानव विकास सूचक कारक के कितने सूचक हैं। मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो सारे बच्चे मारेंगे 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। आगे कहता है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितना दिनों के लिए रोजगार देना व्यवस्था है।
तो कम से कम 100 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों। बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हो जाएगा पटना। पटना आपका राइट हो जाएगा, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में पूछा है ना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो बिहार में पूछा पटना, अब भारत में पूछा है तो आपका राइट हो जाएगा गोवा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, उत्पादन एवं आय की गणना वृद्धि आर्थिक दृष्टिकोण से, ठीक है ना, कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, ये आपका सभी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। चौथा में करा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा। VBI ये कल आ सकता है आपका, 2013 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत व्यक्ति आय कितनी है जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25,494 रुपया, 2014 में पूछा गया। कहता है पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सी है? तो आपका हो जाएगा खा बिहार। चलिए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है कौन सी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो आपको याद रखने की जरूरत है, 8 प्रकार के होते हैं। चलिए, विनिमय कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा होता है बच्चों? तो विनिमय का माध्यम, सारे बच्चे ए मार के आएंगे वहां पर ही। आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, ये किसने कथन कहा था जी? तो प्रो पिग्गू कहा था, सारे बच्चे डी याद रखेंगे। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं होती तो रक्त प्रवाह अवश्य है, यह कथन किसका है जी? तो यह कथन है टेस्ट कॉट का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, सारे बच्चे मारेंगे। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है जी? तो मुद्रा, आपका डी इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। शाखा का क्या अर्थ होता है जी? तो शाखा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा पत्र, ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था जी? तो वो हो जाएगा 1969 में, 1969 ईस्वी आपका राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया है, आपको कल यह आ सकता है क्योंकि 11 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। कहा गया था गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है जी? तो महाजन, सारे बच्चे बी मारेंगे। आगे देखो, इनमें से कौन सी संस्थागत वित्तीय संसाधन है? तो बच्चे आपका राइट व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट मारेंगे। भारत की केंद्र बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बच्चे डी पर मारेंगे, जिसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है भारत का। आगे, बिहार राज्य की कार्य केंद्रीय सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो सारे बच्चे 25 मारेंगे, ए का राइट हो जाएगा। कहता भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है जी? तो आपका राइट हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। भारत के सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1904, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन। कहता भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसा है? तो भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है, यानी कि आपका सी इज द राइट हो जाएगा बच्चों। सहकारिता का प्रांतिकी, कहता सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो 1919 में बनी बच्चों, याद रखिएगा। 1919 आपका राइट हो जाएगा, सारे बच्चे खा मारेंगे। भारत में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 196 है, ये भी आपको कल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान में रखते जाओ। आगे, कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है बताइए तो जी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मॉल सेवा, मॉल एक गैर सेवा प्राइवेट सेवा है, ठीक है ना, सी राइट हो जाएगा बच्चों। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इसमें सब तो ऊर्जा ही देते, पेट्रोल, कोयला, विद्युत, तो डी आपका राइट हो जाएगा बच्चों। इनमें कौन सी बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य कौन सी नहीं है बच्चा? तो कर्नाटक को बीमारू राज्य नहीं कहा गया है, बाकी सबको बीमारू राज्य कहा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2013 2016 में पूछा गया बीमारू राज्य के बारे में, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो बच्चा कृषि को कहा जाता है, सारे बच्चे कृषि मारेंगे सी पर।
किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सारे बच्चे सेवा को मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि मानवीय पूंजी का प्रमुख घटक कितने होते हैं जी? तो 5 मारेंगे सारे बच्चे, सी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है जी? तो मारेंगे सेवा क्षेत्र, सारे बच्चे ए मारेंगे। 8 का कहता है आर्थिक विकास का मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है जी? तो 3, सारे बच्चे बी मारेंगे। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था जी? तो 1989 में मारेंगे सारे बच्चे, 1989 मारेंगे, ध्यान दो डेट को। आगे देखो, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं जी? तो 5, सारे बच्चे सी मारेंगे। भारत में नई आर्थिक नीति का घोषणा कब हुई थी जी? तो 1991 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बी राइट मारेंगे बच्चे। नई आर्थिक नीति किसे सम्मानित किया गया था जी? तो उपयुक्त सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी था यहाँ पर ही, ठीक है ना। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है जी? तो व्यापार, पूंजी, तकनीकी स्तर, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, सारे बच्चे मारेंगे गा, सी आपका राइट हो जाएगा। 5 में कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियम को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो बच्चे इनमें से सभी आपका राइट हो जाएगा, विश्व बैंक भी, IMF भी, UNO भी, सारे बच्चे राइट मारेंगे, डी मारेंगे यहाँ पर ही। चलिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी, आपका ये राइट हो जाएगा 1811 और 4000, सारे बच्चे ए पर मारेंगे, ध्यान से देख लो। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 2014 में पूछा गया, 1986 में, सारे बच्चे सी मारेंगे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? बताइए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है? तो सारे बच्चे मारेंगे 15 मार्च, 15 मार्च, सारे बच्चे मारेंगे, डी द राइट हो जाएगा बच्चों। सोने के आभूषण को शुद्धता को पहचान किस चिन्ह से होती है बच्चों? तो हॉलमार्क से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। ये 13-16 में पूछा गया क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ध्यान से देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, सारे बच्चे 86 मारेंगे, 1986। आगे आओ, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? बताइए तो जी। तो इनमें से कोई नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री लगता है, सारे बच्चे मारेंगे डी, 6 का। चलो ठीक है, आगे आओ, इनमें से कौन सी, देखो ध्यान से देखना, कहता है कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है जी? तो कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है जी? आतंकवाद, आतंकवाद मानव के द्वारा किया, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये आपका 2013 और 15 में पूछा था, याद रखना। कहता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा इनमें से सभी हो जाएगा, आतंकवादी, महामारी और सांप्रदायिक दंगे, सभी मारेंगे बच्चे। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है जी? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है वो क्या होता है? इसका ऑप्शन लगता है मैं नहीं दिया। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या होगा आपको पता है? मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन है, कैसे नहीं दिया है, देखिए सुनामी का प्रमुख कारण क्या होगा? 3 का पहला है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ही चौथा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है जी? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। तो नदियों में बाढ़ इसलिए आता होगा क्योंकि नदी की तल की अवसंधान का जमाव हो जाता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाए जी, वो आपका ऑप्शन नंबर खा राइट हो जाएगा, जल, नदी की तल में अवसाद का जमाव। तो ये जमाव हो जाने से नदी में बाढ़ आ जाता है, नहीं, गलत आपका ऑप्शन दिया गया बच्चों, ये आपका नहीं होगा। जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी। आपको लगता है वर्षा का अधिकता मारेंगे, सारे बच्चे सी मारेंगे, ज़्यादा वर्षा होने से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, चलिए आगे देखेंगे। चलिए 5 में क्या रखा आपको? 5 में आपको क्या रखा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त से सीमित है? तो कौन सी क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है बताइए तो जी। तो उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है। ये 2013-15 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, कोसी नदी को कहा जाता है। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। सूखा किस प्रकार की आपदा है जी? तो सूखा भी प्रकृति की आपदा है, सारे बच्चे ए मारेंगे। सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है? तो धीरे धीरे से आती है, यानी कि एक बैग। सूखने के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है जी? तो वर्षा की कमी है जी। चलिए, सूखे से बचने का एक प्रमुख तरीका क्या होगा जी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संग्रह करना, वर्षा के जल को बचा के रखो, सूखा से बचाव से तरीका अच्छा है। ये 12-13 में पूछा गया क्वेश्चन था। महासागर के तली में पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है जी? तो
तो सुनामी आपका सी द राइट हो जाएगा बच्चों। सारे ध्यान से देखिए, कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो बच्चे इसका राइट हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे कहता है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो पी तरंग आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ये आपको आने वाला है बोर्ड में, याद रखिएगा कल 16 फरवरी कल आपका ये वाला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पी तरंग वाला। चलिए, भूकंप केंद्र की उद्भवता पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है जी। तो अधिक केंद्र कहा जाता है। इस सबका डिफाइन भी पूछ सकता है, सारे बच्चे बी मारेंगे। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव में इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। तो भागना, भरोसे बैठे रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना, ये थोड़ी ना इससे बच सकते हो तुम लोग। सारे बच्चे डी मारेंगे। आगे कहता है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए ना हम लोग को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखना। मलबे के नीचे दबे हुए व्यक्ति को पता लगाने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है। तो इंफ्रारेड कैमरा का, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इंफ्रारेड कैमरा का। ये पूछा जा सकता है आपका, याद रखिएगा 2015 में पूछा है। मलबे के नीचे बैठे व्यक्ति को इंफ्रारेड कैमरा का यूज किया जाता है बचाने के लिए। आगे देखो, मानव शरीर में आग लगने से, मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर प्राथमिक उपचार करनी चाहिए क्या। तो आपको ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा बच्चों। ये 2012-14 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए अगर आग लग जाए तो उसके हाथों में। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करनी चाहिए बताइए। तो अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए द राइट हो जाएगा बच्चों। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो समुद्र में ज़्यादा आता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट हो जाएगा बच्चों। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो केबल का टूट जाना। सारे बच्चे ए मारेंगे, केबल का टूट जाना। चलो, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो बच्चों सार्वजनिक टेलीफोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे ए मारेंगे, सार्वजनिक टेलीफोन। ये 11-15 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से देखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा। भूमंडल के नीचे के वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है जी। तो वो कहलाता है भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर ए द राइट। सारे बच्चे ए मारेंगे। 25 का देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो वह भूकंप। सारे बच्चे सी मारेंगे। 26 का, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए जी। तो राइट हो जाएगा आयताकार। सारे बच्चे डी मारेंगे, आयताकार। चलिए, भू असंकलन वाले क्षेत्र में ढालन पर मकानों का निर्माण क्या है। तो अनुचित है। सारे बच्चे बी मारेंगे, अनुनिश्चित। कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए जी। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र तट से दूर स्थान पर। सारे बच्चे सी मारेंगे। आगे कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है जी। तो फसल की सबसे ज़्यादा होता है। सारे बच्चे ए मारेंगे, फसल। सारे बच्चे ए मारेंगे। कृषि सुकाल होता है, कृषि सुकाल होता है। तो बच्चों सारे राइट मारेंगे ऑप्शन में, जल के अभाव से। आगे कहता है आपका, ठीक है ना, 31 में कि निम्नलिखित में कौन मानव जाति आपदा है जी। तो सारे बच्चे मारेंगे आतंकवादी मानव जाति आपदा है, 2016 में पूछा गया। आगे कहता है महासागर की तली में पर होने वाला भूकंप को कहा जाता है क्या। तो सारे बच्चे मारेंगे हम लोग सुनामी। सारे बच्चे मारेंगे सुनामी इज द राइट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से मैंने 1000 करीब से करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। ये जो मैंने 1.5 घंटा में ही कंप्लीट कर दिया। आप इतना देख के जाइए तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस तरह से वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय, ठीक है ना। चलिए।